ईरान के साथ जारी तनाव में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन के हमले के साथ साथ एक फ्रेंडली फायर घटना में अमेरिकी सैन्य उपकरणों में करीब 23,700 करोड़ का नुकसान हुआ है। ईरान के साथ टकराव अमेरिका पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के चलते अमेरिकी सैन्य उपकरणों को करीब 2.8 अरब डॉलर यानी लगभग 23,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह आंकड़ा मुख्य रूप से हवाई सैन्य उपकरणों के नुकसान पर आधारित है। इसमें अमेरिकी ठिकानों या नौसेना के जहाजों को हुए नुकसान को शामिल नहीं किया गया। वहीं 26 मार्च को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कैबिनेट बैठक में बड़ा बयान देते हुए कहा कि इतिहास में शायद ही कभी किसी देश की सेना को इतनी तेजी और प्रभावी तरीके से कमजोर किया गया हो। गौरतलब है फिलहाल इस हमले में अमेरिका का बेहद महंगा रडार डिटेक्शन विमान तबाह हो गया, जिसकी कीमत 5,920 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अपने सहयोगी चांद मलिक के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश में 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज के 84 गाँव से गुजरते हुए यूपी के 4 राज्यों को जोड़ेगा, जिससे यात्रा और भी सुगम और आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर ले जाने के साथ विंध्य एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने की तैयारी कर ली है। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद यह 330 किलोमीटर लंबी परियोजना राज्य के आर्थिक और भौगोलिक मानचित्र को पूरी तरह बदल सकती है। यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं बल्कि पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के लिए समृद्धि का गलियारा बनकर उभरेगा। बता दें कि विंध्य एक्सप्रेसवे का सामरिक महत्व भी बेहद खास है। सोनभद्र जिला देश का एकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को छूती हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से सीधे सोनभद्र तक पहुंच सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का व्यापारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी और मजबूत होगा। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज के 3 प्रमुख तहसीलों से होते हुए मिर्जापुर और फिर सोनभद्र की सीमाओं तक जाएगा। इस नेटवर्क से प्रयागराज एक बड़े ट्रांजिट हब के रूप में विकसित होगा। गेहूं खरीद को लेकर योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और किसानों को किसी तरीके की असुविधा न हो, इसके लिए लगातार हर जगह पर चेकिंग भी करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 28 अप्रैल तक की 6.10 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है। और इसी के साथ ही लगातार किसानों को सुविधा देने के लिए और पारदर्शी खरीद के लिए भी लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं खरीद अभियान में तेज रफ्तार पकड़ ली है। बता दें कि सरकार ने इस अभियान में पारदर्शिता और किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब तक 1,15,854 किसानों को 1,318 करोड़ का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा चुका है। इसमें किसानों को समय पर पैसा मिल रहा है। प्रदेश भर के खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाओं को सही किया गया है। तौल, भंडार और भुगतान की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने भी खरीद केंद्र हैं उन सभी जगहों पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि 15 जून से जो है फ्लाइटों का उड़ना जो है शुरू हो जाएगा। और ऐसे में इस खबर से कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उनके अंदर खुशी है काफी। और लोगों का ये कहना है कि देखिए जब यहाँ से फ्लाइटें उड़ान भरेंगी तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा और जो विकास है उसकी रफ्तार दोगुनी होगी। इंडिगो से पहली उड़ान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और एनसीआर के आसमान में अब जल्द ही उम्मीदों के विमान उड़ान भरते नजर आएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट के संचालन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 15 जून से इस एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। सबसे खास बात है कि मुसाफिरों के लिए 10 मई से टिकटों की बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है, जिससे नोएडा एयरपोर्ट देश के एविएशन मैप पर आधिकारिक रूप से सक्रिय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मार्च को फिर किए गए उद्घाटन और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद अब संचालन की तारीख मुकम्मल हो गई है। नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान इंडिगो एयरलाइंस की होगी। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे पहले अगर कोई जो फ्लाइट उड़ेगी वो है इंडिगो। उसके बाद से लगातार जो तमाम और फ्लाइट्स है वहाँ से उड़ान भरेंगे। और ऐसे में इस उड़ान के बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुशी है। वहीं जिस तरीके से बताया गया है कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और एशिया की बात करें तो
दूसरे नंबर का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और हमने देखा था किस तरीके से बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और पहले टर्मिनल पे जो उड़ान है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें महिला शोषण और भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होने की चर्चाओं ने पंजाब से दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक एक मामला करप्शन से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि दूसरा मामला महिला शोषण से संबंधित है। हालांकि अब तक ना तो संबंधित थानों की आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी साझा की गई है। संदीप पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी एफआईआर की जानकारी नहीं है। उनका कहना है ना तो किसी पुलिस एजेंसी ने उनसे संपर्क किया है और न ही उन्हें किसी कार्रवाई की सूचना मिली है। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा में लगाया है। फिलहाल ये खबर सार्वजनिक होने से पहले ही संदीप पाठक अपने घर के पिछले गेट से निकल गए और तब से लगातार गायब हैं और प्रशासन लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। जब मामला ये भी है कि प्रशासन ने 4 टीमें गठित करके संदीप पाठक को लेकर अगली कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम शुरू कर दिया है। यूपी पे सार्वजनिक जगह नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। यूपी में सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल किसी एक पक्ष द्वारा नमाज या धार्मिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। संभल के इकौना से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस गरिमा प्रसाद और जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार दूसरों की स्वतंत्रता पर भी निर्भर करता है। अदालत ने साफ कह दिया कि अगर परंपरा से हटकर कोई कार्य किया जाता है तो राज्य सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने का पूरा कानूनी अधिकार है। बता दें कि इकौना में नमाज पढ़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा है। वहीं राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जी सच हमेशा कड़वा होता है। जब आपकी सरकार थी तब भी गरीब यादव गरीब ही थे। ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी सच हमेशा कड़वा होता है। जब आपकी सरकार थी तब भी गरीब यादव गरीब ही थे और आज भी बड़ी संख्या में वही हाल है। बहुजन और गैर यादव पिछड़ा समाज को इतिहास पढ़ाने से पहले यह समझ लीजिए कि यादवों का इतिहास ही बहुजन समाज का इतिहास नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों के नाम गिनाने में भी कठिनाई हो जाए। कृपया ऐसे नाम न दीजिए जो अपराध की वजह से जाने गए हों। बहुजन समाज का असली इतिहास उन महान विभूतियों का है जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया और समाज को दिशा दी। महाराजा सुहेलदेव, राजभर, अवंती बाई, यही असली प्रेरणा है। यही बहुजन चेतना के स्तंभ है, न कि सत्ता में बैठे कुछ परिवारों का राजनीतिक इतिहास। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बहुजन समाज अब जाग चुका है, वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि अब सबको सम्मान मिलेगा और भागीदारी भी तय होगी। कैमरामैन मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। देश भर में मोबाइल यूजर्स के पास अचानक अलार्म जैसी तेज आवाज के साथ एक अलर्ट संदेश पहुंचा, जिससे लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। कई यूजर्स ये जानना चाहते हैं कि ये संदेश क्यों भेजा गया और इसका उद्देश्य क्या था। देश भर के मोबाइल फोन यूजर्स को अचानक एक साथ तेज अलर्ट मैसेज प्राप्त हुआ, जिससे कई लोगों में घबराहट देखी गई। दरअसल ये अलर्ट भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा चलाए जा रहे इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का टेस्ट था। इस दौरान मोबाइल फोन पर तेज बीप के साथ टेस्ट अलर्ट का संदेश भेजा गया। सरकार का उद्देश्य इस सिस्टम के जरिए भविष्य में भूकंप, बाढ़, चक्रवात या अन्य आपात स्थितियों में लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाना है। अधिकारियों के अनुसार ये सिर्फ एक परीक्षण था और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य में इसी तरह का अलर्ट आए और उसमें टेस्ट की जगह वास्तविक चेतावनी हो तो उसे गंभीरता से लिया जाए।
और दिए गए निर्देशों का पालन भी करें। फिलहाल बता दें कि किसी भी फोन यूजर्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अलर्ट मैसेज दूरसंचार विभाग द्वारा इमरजेंसी अलर्ट टेस्ट था। इसका उद्देश्य ये जांचना है कि भविष्य में यदि भूकंप, बाढ़ या अन्य आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसी प्रकार लोगों तक समय रहते चेतावनी पहुंचाई जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसे में 3 लोग हुए घायल, घायलों का चल रहा इलाज। नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पर रायबरेली में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कटगर गांव के पास इलाहाबाद की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक का अचानक टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर सामने चल रही कार से जा टकराया। वहीं डंपर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में जौनपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बता दें, इस हादसे में जहां 3 लोग घायल होते हैं, वही ये हादसा आपको बता दें टायर फटने के कारण हुआ, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दूल्हे की हुई हत्या। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के कार के चारों तरफ घेर कर बरसाई गोलियां। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौरा गांव निवासी 25 वर्षीय आजाद बिंद पुत्र राम लखन बिंद की बारात लगभग घर से 10 किलोमीटर दूर खेता सराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर जमदहा गोरखनाथ बिंद के घर जा रही थी। पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने शादी करने जा रहे 25 वर्षीय दूल्हे की आजाद बिंद की गाड़ी को अपाचे बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने ओवरटेक कर रोका और दूल्हे के घर से 5 किलोमीटर दूरी पर खेता सराय थाना क्षेत्र के मनेछा गाँव के पास बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर घटना के दी अंजाम। दूल्हे को आनन फानन में जिला अस्पताल जौनपुर ले जाया गया। मुख्यालय पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इस सनसनीखेज घटना के मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। देर रात तक कई सर्किल के थाने की फोर्स मौके पर तैनात रही। वहीं आपको बता दें कि परिवार और पुलिस अधिकारियों का माने तो दूल्हा आजाद बिंद की होने वाली दुल्हन कि एक रिश्तेदार युवक के साथ दूल्हे हत्याकांड में शामिल कई अन्य सहयोगी के नाम सामने आ रहा है। और जौनपुर जिले के तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने पुलिस टीम गठित कर कड़ी निर्देश दिए हैं। जौनपुर पुलिस अपराधियों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। हिंदी खबर के लिए अजीत कुमार सेठ, जौनपुर।